राम राम सत श्री अकाल। स्वागत है आपका भौतिक विज्ञान की कक्षा में। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अध्यारोपण प्रमेय, सुपरपोजिशन थ्योरम। अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है, पहले डायग्राम से समझो फिर ये पढ़ लेना। मान लीजिए किसी जटिल जाल में एक से ज़्यादा बैटरी लगी है। जैसे इस नेटवर्क में कितनी बैटरी लगी हैं? 2 बैटरी लगी हैं। E1 इसकी वोल्टेज कितनी है? E1 और इसकी वोल्टेज कितनी है? E2। तो ये थ्योरम कहती है कि किसी भी इसके अंदर जितने भी अवयव लगे हुए हैं, मान लो हम इसकी बात कर लेते हैं, तो किसी भी अवयव में से प्रवाहित होने वाली कुल धारा, किसी भी अवयव में से प्रवाहित होने वाली कुल धारा उन सब धाराओं के जोड़ के बराबर होती है, उन सब धाराओं के योग के बराबर होती है जो प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित हो रही है। जब दूसरे जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से रिप्लेस कर दिया गया हो। कहने का मतलब है कि इसमें से अगर आप टोटल करंट निकालना चाहते हो तो इसमें 2 बैटरी लगी हैं। पहले इस बैटरी के कारण करंट निकाल लो, इसको हटा दो, फिर इस बैटरी के कारण करंट निकाल लो, बेटा इसको हटा दो। जो 2 करंट आएंगे दोनों को जोड़ दो तो वो आ जाएगा इसमें से बहने वाली कुल धारा। और जब आप E1 के कारण धारा निकाल रहे होंगे, जब आप पहले स्रोत के कारण धारा निकाल रहे होंगे तो दूसरे स्रोत का क्या करना है? तो दूसरे स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से रिप्लेस कर देना है। ओके, तो ये है अध्यारोपण प्रमेय। डेफिनेशन नोट कर ली। अब इसका प्रूफ देखो, सिद्ध करते हैं इसको। तो सिद्ध करने के लिए हम इस डायग्राम की हेल्प लेते हैं। अब हम Z1 में से बहने वाली धारा का मान निकालेंगे। पहले तो विदाउट थ्योरम निकालेंगे और फिर थ्योरम के साथ निकालेंगे। तो आप ये देखोगे कि ये थ्योरम जो रिजल्ट देगी वो बिल्कुल सही रिजल्ट देगी। चलिए देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई? इस प्रमेय के अनुसार किसी जाल में से लीनियर जाल होना चाहिए। लीनियर जाल का मतलब उसमें रेजिस्टेंस लगे होने चाहिए। में एक से अधिक जनित्र जुड़े हो तो किसी अवयव में से प्रवाहित धारा का मान उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है जो प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती हैं, जबकि अन्य जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से रिप्लेस कर दिया गया हो। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। अब सबसे पहले तो बिना किसी थ्योरम के बताओ Z1 में से कितना करंट निकल रहा है। Z में से बहने वाली धारा का मान निकाल लो। तो बेटा उसके लिए हम KVL लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, लूप लॉ लगाएंगे। तो पहले इस पास के ऊपर लगा लो, फिर इस पास पे लगा लेंगे। ओके, तो इस पास के ऊपर क्या बनेगा? तो हमें पहले धाराएं माननी पड़ेगी। मान लो कि यहां से जो धारा जा रही है वो I1 धारा जा रही है। इस बैटरी के कारण जो धारा आ रही है वो I2 धारा आ रही है, और ये दोनों धाराएं इस बिंदु पे आके जुड़ गई और जुड़ के नीचे आ गई। तो नीचे जो धारा जा रही है वो कितनी जा रही है? I1 प्लस I2। ये है कुल करंट जो Z3 में से गुजर रहा है। अब बेटा इस लूप के अंदर KVL लगाओ, इसके ऊपर KVL लगाओ। तो यहां से चल पड़ो, इस बिंदु से चल पड़ो आगे की ओर। चलो यहां से बताओ इस पे कितनी वोल्टेज? तो बेटा इस पे वोल्टेज बनेगी I1 Z1। करंट के साथ चल रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा, पॉजिटिव लेना है। इसमें से कितनी वोल्टेज बनेगी? प्लस लेंगे क्योंकि करंट भी नीचे आ रहा है और हम भी नीचे आ रहे हैं। तो प्लस कितनी वोल्टेज बनी? I1 प्लस I2 कितना? Z3। चलो आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। क्या आया? माइनस का, तो माइनस कितनी? E1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आई है इस लूप में KVL लगाने से। सिमिलरली इस लूप में KVL लगाओ, इस लूप में KVL लगाओ। बेटा यहां से चल पड़ो, यहां से चल पड़ो। इधर कितना करंट है? I2 वोल्ट, इंपेडेंस कितना? Z2, तो प्लस I2 Z2।
आगे जाओ, नीचे आओ, कितना करंट है, I1 प्लस I2 Z3। वापस जाओ, कौन सा टर्मिनल लिख रहा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव ले लो। कितनी वोल्टेज है, E2 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों लूप के अंदर जब हमने केवीएल लगाया तो हमें दो इक्वेशन मिली। अब आपको क्या करना है कि एक इक्वेशन में से हमें निकालना क्या है, Z1 में से बहने वाली धारा निकालनी है। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, Z1 में से बहने वाली धारा का मान बताओ। तो Z1 में से कौन सी धारा बह रही है, I1, तो हमें I1 का मान निकालना है। तो I1 का मान निकालने के लिए इस समीकरण में किसी एक समीकरण में से I2 का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख दो, क्योंकि इन दोनों समीकरणों में दो ही चर हैं, I1 और I2। तो इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, एक समीकरण में से I2 का मान निकालेंगे, दूसरी में रख देंगे, तो I2 खत्म हो जाएगा और I1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो I1 की गणना हो जाएगी बेटा। I1 कितना आएगा, तो I1 आएगा, इस बैटरी के कारण आगे जा रहा है, बिल्कुल सही है, तो ये बैटरी पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है। कितना बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा Z2 प्लस Z3 डिवाइड बाई इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। और कौन सी बैटरी के कारण, E1 के कारण पॉजिटिव रिजल्ट। अभी थ्योरम नहीं लगा रहे, मैं वैसे नहीं बता रहा, मैं तो एक तरीका बता रहा हूँ याद रखने का कि ये जो बैटरी है आगे की ओर धारा बह रही है, तो इसका इफेक्ट पॉजिटिव। अब ये जो बैटरी पीछे की ओर धारा धकेल रही है, तो इसका इफेक्ट नेगेटिव रहेगा। कितना रहेगा, Z3। और यही चीज इसके नीचे भी आएगी, सेम चीज। इसको अगर मैं डेल्टा लिख दूं तो डेल्टा इसके नीचे भी आएगा, ये डेल्टा है, मतलब सारा क्या है डेल्टा, तो इसके नीचे भी आएगा। और आगे क्या, E2। तो मित्र मंडली, दो लूप थी, दोनों लूपों के लिए दो केवीएल समीकरण बने, उनको हल करके I1 की गणना कर ली। क्या कोई थ्योरम लगाई, क्या अध्यारोपण थ्योरम लगाई, नहीं, बिना थ्योरम के हमने Z1 में से बहने वाली धारा का मान निकाल लिया। अब बेटा हम थ्योरम लगा के निकालेंगे और लास्ट में हमें ये प्राप्त होगा, रिजल्ट मिलेगा कि ये बिल्कुल सही है, इतना ही आएगा। चलिए अब लगाते हैं यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, अध्यारोपण सिद्धांत से, अध्यारोपण प्रमेय से। तो पहले निकालते हैं E1 के कारण धारा। E1 स्रोत के कारण धारा की गणना। तो क्या प्रोसीजर था, डेफिनेशन क्या लिखी थी कि जिस बैटरी के कारण धारा निकाल रहे हो उसको तो बनाए रखो, बाकी को हटा के इंटरनल रेजिस्टेंस डाल दो। तो अब ये आदर्श बैटरी है, इसका कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, इसलिए इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाते हैं, कैसा बनेगा, ये Z1, ये था Z2, ये था Z3। बेटा यहां की बैटरी को तो एज इट इज रख लो, ये लो E1, इसको तो बनाए रखो, इसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है, तो इसको लघुपतित कर दो, शॉर्ट कर दो। और फिर देख लो यहां से कितना करंट जा रहा है, ये करंट देख लो कितना जा रहा है। मैं इसको पहली बैटरी के कारण है, तो इसको मैं बोल देता हूं I1 करंट बोल देता हूं, पहली बैटरी के कारण है। ये निकालोगे कितना आएगा, तो हम देखेंगे कि ये दोनों जहां से I1 करंट गया यहां तक गया, इसके बाद दो रास्ते मिले और ये दोनों रास्ते एक जगह से शुरू होकर एक ही जगह पे खत्म हो रहे हैं, तो ये करंट इन दोनों रास्तों पे जाएगा, घूम के आएगा, इस तरह घूम के आएगा, यहाँ से ऐसे जाके घूम के आएगा और यहाँ पे आके वापस जुड़ जाएगा और फिर इधर चला जाएगा। कितना करंट आएगा, बेटा ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों की जगह एक लगा सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इनको ऊपर इनकी गुना, नीचे इनका जोड़। तो इन दोनों की जगह हम इनका तुल्य प्रतिरोध लगा देते हैं,
ऊपर दोनों की गुणा, नीचे दोनों का जोड़। अब ये जो I1 करंट है वो इसमें से भी गुजर रहा है और इसमें से भी गुजर रहा है, सेम है, तो ये दोनों सीरीज में हुए, इनको भी जोड़ दो। तो फाइनली इन दोनों को हटा के भी हम इनका एक तुल्य प्रतिरोध लगा सकते हैं। वो कितना बनेगा? वो बनेगा Z1 प्लस Z2 Z3 Z2 प्लस Z3, और ये जो है ये करंट I1 आ जाएगा, इस पहली बैटरी के कारण बहने वाली धारा आ जाएगी। अब बेटा इसकी तो I1 कितना आएगा बताओ? I1 आएगा E1 डिवाइड बाई टोटल रुकावट, ये नीचे आ जाएगी। तो कितनी बनेगी ये? तो ये बनेगी Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, और ये जो एलसीएम है ऊपर चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। चेक करके देखो E1 का जो पोर्शन था करंट I1 के अंदर, वो देखो पहला पोर्शन देखो यहाँ पे सेम रिजल्ट आएगा, Z2 Z3 E1, ये रहा Z2 Z3 E1, तो सेम रिजल्ट। मजा आया ना? अब ये तो था पहली बैटरी का इफेक्ट, अब पहली बैटरी हटा दो, दूसरी बैटरी का इफेक्ट डाल दो, देखें क्या बनेगा। इसको हटा दो, तो ये पहला पद हमारा निकल के आ चुका है बिल्कुल। अब आगे चलते हैं दूसरे के कारण। अब E2 बैटरी के कारण स्टडी करते हैं, तो E1 को हम सोल्व कर देते हैं। ये बैटरी हमारी बनाए रखते हैं यहाँ पे। अब हमने एक चीज नोटिस की है कि हम जो इस तरफ करंट जा रहा है ना, जो राइट की ओर करंट जा रहा है राइट में, उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, इसलिए हमारा ये पहला पद पॉजिटिव आया, क्योंकि E1 बैटरी के कारण करंट कहां जा रहा था? राइट में जा रहा था। बट E2 बैटरी के कारण कहां जाएगा बेटे? यहां तक आएगा, और इसके बाद ये दो भागों में बटेगा, तो इसके कारण ये करंट कहां जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है, तो इसको नेगेटिव माना जाएगा। तो दूसरा पोर्शन नेगेटिव है, देखो चलो कर लेते हैं। तो ये था Z1, ये था Z3, ये था Z2। तो हमें क्या निकालना है? हमें Z1 में से फ्लो होने वाला करंट निकालना है, I2 बोल देता हूँ इसको। हमें दिस I2 वी हैव टू फाइंड आउट। तो पहले हम ये टोटल करंट निकाल लें, बैटरी से टोटल करंट कितना निकला? तो ये दोनों पैरेलल में आ गए और ये इसकी सीरीज में आ गए। तो पहले I की गणना कर लेते हैं। तो I कितना बना? E2 डिवाइड बाई Z2 is in series with Z1 and Z3 which are in parallel। कैलकुलेट कर लो इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये पैरेलल में है, ये बनेगा Z1 Z3 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z3। तो जो टोटल करंट यहाँ से चला है, यहाँ से टोटल करंट निकला है बैटरी में से, वो क्या आ गया? तो ये Z1 Z3 ऊपर चला गया, एलसीएम आ गया, E2 डिवाइड बाई ये क्या बन गया? तो ये इनके मल्टीप्लाई में आ गया, Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z1 Z3, ये इसके नीचे आ गया। तो ये बन गया इस बैटरी से निकला टोटल करंट। अब बेटा हमें टोटल नहीं देखना, हमें तो सिर्फ इसमें से बहने वाली धारा देखनी है, I2 देखना है। तो जो I2 बनेगा वो धारा विभाजक नियम लगा देंगे। टोटल करंट कितना है सर? टोटल करंट है I, उसका कितना अनुपात ऊपर से जाएगा? तो नीचे वाली की जो रुकावट है उस पर डिपेंड करेगा, और नीचे इनका जोड़। जब आप ये I की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आप देखोगे कि Z1 Z3 से ये कट गया, क्या बचेगा बताओ? तो ओवरऑल रिजल्ट जो बचेगा वो बचेगा Z3 E3 डिवाइड बाई ये सारा वैल्यू, ओवरऑल ये बचेगा। अब ये जो I2 करंट है बेटा ये लेफ्ट की ओर जा रहा है, तो हम कहेंगे टोटल करंट अध्यारोपण प्रमेय के अनुसार Z1 में से बहने वाली कुल धारा I इज इक्वल टू, तो कुल धारा कितनी हो जाएगी? तो E1 के कारण जो करंट जा रहा था वो राइट की ओर जा रहा था, इसलिए
I1 को हम पॉजिटिव लेंगे और E2 के कारण जो करंट जा रहा है वो पीछे की ओर जा रहा है, लेफ्ट की ओर जा रहा है, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। I1 क्या था बेटा, ये था I1, और I2 क्या है, I2 देखो ये है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव रख देंगे एक साथ, तो यही रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह अध्यारोपण प्रमेय वेरीफाई हो चुकी है। अध्यारोपण प्रमेय में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब अध्यारोपण प्रमेय को चेक करने के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, अपना करके देखिएगा। ये क्वेश्चन करके आप खुद देख लेना। ये लो, यही डायग्राम है, यही सेम डायग्राम है। E1 कितना दे रखा है, 5 वोल्ट, Z1 8 ओम here, आठ ओम, Z2 4 ओम। सिर्फ रेजिस्टिव इफेक्ट है तो R से शो कर सकते हैं, R3 ये है बेटा 4 ओम, और बैटरी है 10 वोल्ट की, और ये बैटरी है 10 वोल्ट की। क्वेश्चन है कि ए और बी के बीच का विभवांतर बताओ। ए टर्मिनल ये रहा, बी टर्मिनल ये रहा, इनके बीच की वोल्टेज बताओ कितनी होगी। तो आपको इसके ऊपर वोल्टेज बतानी है, R3 पे वोल्टेज बतानी है। तो पहले बेटा आप इसमें से जो करंट निकल रहा है वो करंट फाइंड आउट कर लेना, और जो वोल्टेज बनेगी ए और बी के बीच में वो कितनी बन जाएगी, IR3 बन जाएगी। और ये जो करंट आप निकालोगे, आप इसको केवीएल समीकरण बना के भी निकाल सकते हो और अध्यारोपण से भी निकाल, तो आपको अध्यारोपण से निकालना है। ये इसने बाकायदा क्वेश्चन में कह दिया कि अध्यारोपण से सोल्व करना है। ओके, चलिए मिलेंगे अगले टॉपिक में। तो ये जो वोल्टेज आएगी बेटा, ये 5 वोल्ट आएगी, इसके ऊपर जो वोल्टेज आएगी वो 5 वोल्ट आएगी, अपना निकाल के देखना है। बाय बाय, दुआओं में याद रखना।